चलिए आज गोता लगाते हैं मूवमेंट और लोकोमोशन की दुनिया में। हम हर पल हिलते डुलते हैं, मतलब पलक झपकाने से लेकर मैराथन दौड़ने तक। पर क्या हमने कभी सोचा है कि ये सब होता कैसे है? हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इस पूरी प्रक्रिया की गहराई में ले जाते हैं, एक सिंगल सेल के मूवमेंट से लेकर हमारे कॉम्प्लेक्स मस्कुलर सिस्टम तक। और शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जगह है एक बहुत ही बुनियादी सवाल। हम अक्सर मूवमेंट और लोकोमोशन शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन बायोलॉजी में इनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। तो सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाते हैं, मूवमेंट और लोकोमोशन, इनमें असल में क्या अंतर है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक लाइन में है जो हमारे स्रोत में दी गई है। ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस। अच्छा, ये तो एक पहेली जैसा लग रहा है। मतलब हर लोकोमोशन एक तरह का मूवमेंट है, पर हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है। एग्जैक्टली। सोचिए, मूवमेंट एक बहुत बड़ा जनरल टर्म है। मैं अभी आपसे बात करते हुए अपने हाथ हिला रहा हूं, ये मूवमेंट है। आप अपनी पलकें झपका रही हैं, ये मूवमेंट है। लेकिन इससे हमारी जगह नहीं बदली। समझ गई। लेकिन अगर मैं उठकर कमरे के दूसरे कोने तक चल के जाऊं तो वो लोकोमोशन होगा, क्योंकि मेरी पोजीशन चेंज हो रही है। चलना, दौड़ना, तैरना, ये सब लोकोमोशन है। बिल्कुल सही। लोकोमोशन एक वॉलंटरी एक्शन है जिसका नतीजा होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, और इसका मकसद हमेशा सर्वाइवल से जुड़ा होता है। भोजन की तलाश, बेहतर माहौल या फिर किसी शिकारी से बचना। दिलचस्प बात यह है कि हमारे स्रोतों में कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जहां नेचर ने एक ही टूल से दोनों काम लिए हैं, जैसे पैरामोशियम में। हाँ, पैरामोशियम में जो छोटे छोटे सीलिया होते हैं वो उसे चलाने में भी मदद करते हैं और खाना उसके साइटोफैरिंग्स तक धकेलने में भी। और चलने फिरने यानी लोकोमोशन दोनों के लिए करता है। ये दिखाता है कि जीवन कितना एफिशिएंट हो सकता है। सही बात है। ठीक है, तो ये तो हुआ बड़ा पिक्चर। अब जरा ह्यूमन बॉडी के अंदर जूम इन करते हैं। सेल्यूलर लेवल पर हमारे शरीर में किस किस तरह के मूवमेंट्स होते हैं? मोटे तौर पर हमारे सेल्स 3 तरह के मूवमेंट्स दिखाते हैं: अमोइबॉइड, सिलियरी और जाहिर है मस्कुलर। अमीबॉइड मूवमेंट, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, अमीबा जैसा होगा। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें सेल अपने प्रोटोप्लाज्म को एक दिशा में बहाकर स्यूडोपोडिया बनाता है और आगे बढ़ता है। हमारी बॉडी में ये काम हमारे इम्यून सिस्टम के कुछ खास सिपाही करते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स। अच्छा, तो ये हमारे खून में गश्त लगाते हैं और किसी भी बाहरी दुश्मन को ऐसे ही घेर कर खत्म कर देते हैं। बिल्कुल। अब दूसरा है सीलियरी मूवमेंट। ये भी बहुत जरूरी है। हमारे बहुत से अंदरूनी अंगों में, जैसे सांस की नली में, एक परत होती है जिस पर लाखों छोटे छोटे बालों जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें सिलिया कहते हैं। और हमारी सांस की नली यानी ट्रेकिया में ये धूल और बलगम को बाहर की तरफ धकेलते हैं ताकि हमारे फेफड़े साफ रहें, है ना? एकदम सही। और एक और बेहतरीन उदाहरण है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जहां इन्हीं सीलिया की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से ओवम को यूट्रस की तरफ गाइड किया जाता है। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है। तो अमीबॉइड और सिलियरी मूवमेंट माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कमाल का काम करते हैं। लेकिन जब हमें एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाना हो, तब हमें असली पावर हाउस की जरूरत पड़ती है, और यहीं पर हमारे मसल्स का रोल आता है। अब हम असली हेवी लिफ्टर्स की बात कर रहे हैं। मसल्स मेसोडर्मल ओरिजिन के स्पेशल टिश्यूज हैं और एक वयस्क इंसान के शरीर के वजन का लगभग 40 से 50% हिस्सा होते हैं। और इनके पास 4 सुपर पावर्स होती है, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। हाँ, एक्साइटेबिलिटी मतलब सिग्नल रिसीव करने की क्षमता, कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी सिकुड़ने की क्षमता, फिर एक्सटेंसिबिलिटी खिंचने की क्षमता, और इलास्टिसिटी यानी वापस अपनी शेप में आने की क्षमता। अब अगर हम देखें कि ये मांसपेशियां शरीर में कहाँ-कहाँ पाई जाती हैं, तो हमें मोटे तौर पर 3 तरह की मिलती हैं, सही? हाँ, 3 मेन टाइप्स हैं: स्केलेटल, विसरल और कार्डियक। तो क्या हम कह सकते हैं कि एक वो है जिन्हें हम कंट्रोल करते हैं और दूसरी वो जो अपने आप काम करती हैं? एग्जैक्टली, ये सबसे बड़ा फर्क है। स्केलेटल मसल्स आपके वॉलंटरी कमांडोज हैं। ये हड्डियों यानी स्केलेटन से जुड़े होते हैं। आप इन्हें कहते हैं कूदो और ये कूदते हैं। जब हम इन्हें माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इन पर धारियां यानी स्ट्राइएशंस दिखती हैं। अच्छा, और इनवॉलंटरी वाले जो हमारी मर्जी के बिना काम करते हैं? धारियां नहीं होती। तो बच क्या दिल, वो कहाँ फिट होता है? उसकी मांसपेशियां तो बिल्कुल अलग होंगी। द कार्डियक मसल, ये सच में बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। ये दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी चीजें लेता है। ये स्ट्रिएटेड है, स्केलेटल मसल की तरह,
जो इसे जबरदस्त ताकत देता है। लेकिन ये इनवॉलेंटरी भी है, स्मूथ मसल की तरह। ताकि हमें कॉन्शियसली अपना दिल धड़काने की जरूरत न पड़े। बिल्कुल, पावर और स्टैमिना का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ये तो बाहर से दिखने वाली बात हुई। मुझे हमेशा ये जानने की उत्सुकता रही है कि एक स्केलेटल मसल के अंदर आखिर होता क्या है। चलिए देखते हैं। एक पूरे मसल को अगर हम एक मोटी केबल की तरह सोचें, तो ये केबल कई पतली केबलों से बनी होती है। इन पतली केबलों को मसल बंडल्स या फैसिकल्स कहते हैं। और इन सभी बंडलों को फाशिया नाम की एक कनेक्टिव टिश्यू की परत एक साथ बांध कर रखती है। हाँ, और हर फैसिकल के अंदर होते हैं सैकड़ों मसल फाइबर्स, और ये मसल फाइबर ही असल में मसल सेल हैं। इसकी बाहरी झिल्ली को सार्कोलेमा कहते हैं और इसके अंदर के लिक्विड को सार्कोप्लाज्म। और मैंने पढ़ा है कि इसमें एक और अजीब बात है, इसमें एक नहीं बल्कि बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। सही पकड़ा, इसीलिए इसे सिंसिटियम कहा जाता है। अब इस सार्कोप्लाज्म के अंदर असली मशीनरी है, हजारों धागे जो एक दूसरे के समानांतर रखे होते हैं। इन्हें कहते हैं मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स। तो वो धारियां, वो स्ट्राइएशंस जो हमें माइक्रोस्कोप में दिखती हैं, वो इन्हीं मायोफाइब्रिल्स की वजह से हैं। प्रिसाइजली, ये धारियां दो तरह के प्रोटीन फिलामेंट्स के पैटर्न की वजह से बनती हैं। पतले वाले फिलामेंट्स को कहते हैं एक्टिन और मोटे वालों को कहते हैं मायोसिन। जहां सिर्फ पतले वाले एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, वो हिस्सा हल्का दिखता है, उसे कहते हैं आई बैंड। और जहां मोटे वाले मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, वो हिस्सा गहरा दिखता होगा। बिल्कुल, उस गहरे हिस्से को कहते हैं ए बैंड। ये तो काफी कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर लग रहा है। हाँ। तो इस पूरी अरेंजमेंट की सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट क्या है? बहुत अच्छा सवाल। उस फंक्शनल यूनिट को कहते हैं सार्कोमियर। इसे आप मसल कंट्रैक्शन का सबसे छोटा ब्रिक कह सकती है। एक सार्कोमियर दो सक्सेसिव जेड लाइंस के बीच का हिस्सा होता है। और ये जेड लाइन क्या है? जेड लाइन एक इलास्टिक फाइबर है जो हर हल्के वाले आई बैंड के बीच से गुजरती है और पतले एक्टिन फिलामेंट्स को अपनी जगह पर बांध कर रखती है। ठीक है, और मोटे मायोसिन फिलामेंट्स को भी कोई चीज बीच में पकड़ के रखती होगी? हाँ, ए बैंड के ठीक बीच में एक और पतली झिल्ली होती है जिसे एम लाइन कहते हैं, और एक आखिरी हिस्सा है एच जोन। ये ए बैंड का वो सेंट्रल एरिया है जहां आराम की अवस्था में एक्टिन फिलामेंट्स नहीं पहुंच पाते। ओके, तो अब हम मॉलिक्यूलर लेवल पर आ गए हैं। अब जरा इन मुख्य खिलाड़ियों एक्टिन और मायोसिन को और करीब से देखते हैं। चलिए पहले पतले फिलामेंट यानी एक्टिन को देखते हैं। इसे ऐसे सोचिए जैसे दो मोतियों की मालाएं एक दूसरे पर लिपटी हुई हैं। हर माला एक एफ एक्टिन है। अब इन मालाओं के साथ साथ एक धागे जैसा प्रोटीन भी लिपटा होता है जिसका नाम है ट्रोपोमायोसिन। और इस धागे का क्या काम है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। आराम की अवस्था में ये ट्रोपोमायोसिन धागा एक्टिन के उन हिस्सों को ढककर रखता है जहां मायोसिन जुड़ना चाहता है। ये एक तरह का सेफ्टी कवर है और इस कवर को अपनी जगह पर लॉक करके रखता है एक और प्रोटीन, ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन एक तरह के गार्ड हैं जो कंट्रैक्शन को रोक कर रखते हैं जब तक सिग्नल ना मिले। एकदम सही। अब आते हैं मोटे फिलामेंट यानी मायोसिन पर। यह भी एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है जो कई छोटी छोटी यूनिट से बना है जिन्हें मेरोमायोसिन्स कहते हैं। हर मेरोमायोसिन को आप एक गोल्फ क्लब की तरह सोच सकते हैं। इसका एक गोलाकार सिर, ग्लोबुलर हेड और एक लंबी पूंछ होती है। अच्छा, तो इसका जो सिर और छोटी गर्दन वाला हिस्सा है उसे हेवी मेरोमायोसिन या क्रॉस आर्म कहते हैं। बिल्कुल, और पूंछ वाले हिस्से को लाइट मियोमायोसिन कहते हैं। असली एक्शन इस सिर में ही होता है। ये सिर एक एक्टिव एटीपीएज एंजाइम है, मतलब ये एटीपी को तोड़कर एनर्जी निकाल सकता है। और इस पर दो बाइंडिंग साइट्स होती हैं, एक एटीपी के लिए और दूसरी एक्टिन से जुड़ने के लिए। कमाल है। तो अब हमारे पास सारे पुर्जे हैं, एक्टिन की रस्सी है जिस पर एक्टिव साइट्स हैं लेकिन वो तालों से ढकी हुई हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास मायोसिन के हुक हैं जो एटीपी से एनर्जी लेकर तैयार बैठे हैं। तो अब एक्शन शुरू कैसे होता है? इस पूरे तंत्र को स्लाइडिंग फिलामेंट सीरीज सबसे अच्छे से समझाती है। और ये थ्योरी क्या कहती है? क्या फिलामेंट्स खुद छोटे हो जाते हैं? नहीं, और यही इस थ्योरी की सबसे खूबसूरत बात है। ये थ्योरी कहती है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान प्रोटीन फिलामेंट्स की लंबाई नहीं बदलती। होता यह है कि पतले एक्टिन फिलामेंट्स मोटे मायोसिन फिलामेंट्स के ऊपर स्लाइड करते हैं अंदर की तरफ। जैसे दो कंघियों के दांत एक दूसरे के बीच से गुजरते हैं तो पूरा सार्कोमियर छोटा हो जाता है क्योंकि जी लाइंस एक दूसरे के करीब आ जाती है। एग्जैक्टली। और ये होता कैसे है, उसका एक पूरा साइकिल है।
सबसे पहले दिमाग से एक नर्व सिग्नल आता है। ठीक है, सिग्नल आया। ये सिग्नल मसल सेल के अंदर मौजूद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आदेश देता है कि कैल्शियम आयन रिलीज करो। अच्छा, जो कैल्शियम का स्टोर हाउस है। हाँ, ये कैल्शियम ही वो चाबी है। ये जाकर ट्रोपोनिन यानी ताले पर लगता है। इससे ताले का शेप बदलता है और वो ट्रोपोमाइसिन धागे को खींच लेता है, जिससे एक्टिन पर मौजूद एक्टिव साइट्स खुल जाती हैं। और अब मायोसिन के सिर जाकर जुड़ जाएंगे। बिल्कुल, वो फौरन जाकर एक्टिन की एक्टिव साइट से जुड़ जाते हैं। इसे क्रॉस ब्रिज कहते हैं। जुड़ते ही मायोसिन का सिर एक झटके से घूमता है। इसे पावर स्ट्रोक कहते हैं। ये एक्टिन फिलामेंट को सेंटर की तरफ खींचता है। और फिर वो अलग कैसे होता है? अब एक नया एटीपी मॉलिक्यूल आकर मायोसिन के सिर पर लगता है और इसके लगते ही मायोसिन का सिर एक्टिन को छोड़ देता है। फिर मायोसिन का एटीपीएज एंजाइम उस एटीपी को तोड़ता है, एनर्जी रिलीज होती है और मायोसिन का सिर वापस अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाता है। वाह, तो ये एक मॉलिक्यूलर रोइंग टीम है जो लगातार चलती रहती है। जुड़ो, खींचो, छोड़ो, रिचार्ज करो। और जब तक कैल्शियम और एटीपी मौजूद हैं, ये साइकिल चलता रहता है। बिल्कुल, और जब लाखों सार्कोमेयर्स एक साथ ये काम करते हैं तो पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो आज हमने मूवमेंट और लोकोमोशन के बड़े विचार से लेकर एक मसल सेल के अंदर की आणविक मशीनरी तक का सफर तय किया। हमने अमीबॉइड, सिलेरी और मस्कुलर मूवमेंट के बीच अंतर समझा, स्केलेटल, विसरल और कार्डियाक मसल्स की खासियतें जानी और फिर सार्कोमियर की प्रिसाइज वास्तुकला को परत दर परत खोला। और हमने इस पूरी कहानी को स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के साथ जोड़ा। लेकिन ये हमें एक आखिरी और भी गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। हमने ये तो देख लिया कि क्या होता है, फिलामेंट स्लाइड करते हैं, पर इसका शुरुआती ट्रिगर क्या है? तंत्रिका तंत्र से आने वाला वो कौन सा सिग्नल है जो इस पूरी आणविक मशीन को चालू कर देता है? वो एक विचार जो हमारे दिमाग में पैदा होता है, वो कैसे इन लाखों मायोसिन हेड्स को एक साथ काम करने का आदेश देता है। तंत्रिका और मांसपेशी के बीच का वो कनेक्शन, वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इस पहेली का अगला और शायद सबसे आकर्षक टुकड़ा है। आज हम एक बहुत ही आम सी लगने वाली लेकिन असाधारण प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। बस एक कदम आगे बढ़ाना। ये सोचने में कितना आसान लगता है ना, पर इस एक कदम के पीछे हमारे शरीर की एक अद्भुत मशीनरी काम करती है। बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इसी सफर पर ले जाएंगे, एक इरादे के ख्याल से लेकर असल हरकत यानी लोकोमोशन होने तक। हम देखेंगे कि हमारा दिमाग कैसे सिग्नल भेजता है, मांसपेशियां मसल्स उसे ताकत में कैसे बदलती हैं और हमारा कंकाल, हमारा स्केलेटन उस ताकत को हरकत में कैसे डालता है। बिल्कुल, ये एक ऐसी कहानी है जो दिमाग के एक न्यूरॉन से शुरू होती है और शायद पैर की उंगलियों पे खत्म होती है। हम अक्सर बड़ी तस्वीर देखते हैं, चलना, दौड़ना, उठाना। हाँ। लेकिन असली जादू तो आणविक स्तर यानी मॉलिक्यूलर लेवल पर होता है, जहां लाखों छोटे छोटे इंजन एक साथ एक ताल में काम करते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। मैंने एक कदम बढ़ाने का फैसला किया। मेरे दिमाग से निकला वो पहला सिग्नल कहाँ जाता है और कैसे। वो सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक खास तरह के न्यूरॉन के जरिए निकलता है, जिसे हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं। मोटर न्यूरॉन? हाँ, ये न्यूरॉन एक लंबे तार की तरह है जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ सीधे उस मसल तक पहुंचता है जिसे हरकत करनी है। अच्छा। और एक मोटर न्यूरॉन और उससे जुड़े सभी मसल फाइबर्स को मिलाकर एक मोटर यूनिट कहते हैं। तो एक नर्व एक मसल से सीधे सीधे नहीं जुड़ी होती, कोई कनेक्शन पॉइंट होता होगा। वो सिग्नल उस कनेक्शन को पार कैसे करता है? बहुत अच्छा सवाल है। वो सीधे नहीं जुड़ते। जहां न्यूरॉन का अंत और मसल फाइबर की सतह मिलती है, उस जगह को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? हाँ, ये एक तरह का हाईटेक कम्युनिकेशन पोर्ट है। जब सिग्नल इस जंक्शन पर पहुंचता है तो न्यूरॉन एक केमिकल मैसेंजर छोड़ता है। इसका नाम है एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन? और ये केमिकल क्या करता है? ये मैसेंजर उस जंक्शन के पार तैरकर मसल फाइबर की बाहरी झिल्ली, जिसे सार्कोलीमा कहते हैं, वहां लगे रिसेप्टर्स से जुड़ जाता है। अच्छा। जैसे ही ये जुड़ता है, ये मसल फाइबर की सतह पर एक एक्शन पोटेंशियल पैदा करता है। एक्शन पोटेंशियल? ये सुनने में बहुत तकनीकी लगता है। आसान भाषा में ये क्या है? इसे आप एक बिजली की लहर की तरह समझिए। ओके। जैसे किसी शांत तालाब में पत्थर फेंकने से लहरें किनारों तक फैल जाती हैं, वैसे ही ये एक्शन पोटेंशियल एक पल में पूरे मसल फाइबर की सतह पर दौड़ जाता है।
और यही बिजली की लहर मसल के अंदर एक बहुत ही जरूरी चीज को बाहर निकलने का आदेश देती है, कैल्शियम आयंस। तो असल में हरकत का राज कैल्शियम है, एक छोटा सा आयन जो पूरी प्रक्रिया को चालू या बंद कर सकता है। ये तो एक ऑन ऑफ स्विच की तरह हुआ। बिल्कुल सही, यही ऑन ऑफ स्विच है। जैसे ही कैल्शियम बाहर आता है, ये मसल फाइबर के अंदर मौजूद प्रोटीन के धागों पर, जिन्हें फिलामेंट्स कहते हैं, काम करना शुरू कर देता है। अच्छा। यहाँ दो मुख्य खिलाड़ी हैं, मोटे धागे जिन्हें मायोसिन कहते हैं और पतले धागे जिन्हें एक्टिन कहते हैं। कैल्शियम जो है वो एक्टिन फिलामेंट्स पर लगे एक ताले ट्रोपोनिन को खोल देता है, और ताला खुलते ही मायोसिन को एक्टिन से जुड़ने का मौका मिल जाता है। अब असली काम शुरू होता है। कैसे? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक नाव और चप्पू का उदाहरण। सोचिए, एक्टिन फिलामेंट एक लंबी रस्सी है और मायोसिन हेड एक नाविक का हाथ है जो चप्पू पकड़े हुए है। ऊर्जा जो एटीपी से मिलती है, उसका इस्तेमाल करके मायोसिन हेड रस्सी को पकड़ता है, उसे खींचता है, फिर छोड़ता है और आगे बढ़कर फिर से पकड़कर खींचता है। वाह, तो मतलब लाखों करोड़ों छोटे छोटे हाथ एक साथ एक रस्सी को खींच रहे हैं और इसी से पूरी मांसपेशी सिकुड़ती है। एकदम सही। और इस प्रक्रिया में मसल की सबसे छोटी इकाई, जिसे सार्कोमर कहते हैं, वो छोटी हो जाती है। सार्कोमर? हाँ, जब लाखों सार्कोमेर्स एक साथ छोटे होते हैं तो पूरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जब सिग्नल बंद हो जाता है तो कैल्शियम को वापस स्टोर में पंप कर दिया जाता है, ताला फिर लग जाता है, मायोसिन के हाथ रस्सी को छोड़ देते हैं और मसल रिलैक्स हो जाती है। कभी-कभी बहुत ज्यादा कसरत के बाद मांसपेशियों में जो जलन और थकान होती है, फटीग, वो इसी प्रक्रिया से जुड़ी है? क्या एटीपी खत्म हो जाता है? थकान के कई कारण हैं और एटीपी का कम होना उनमें से एक है, लेकिन एक और बड़ा कारण है लैक्टिक एसिड का जमा होना। लैक्टिक एसिड? हाँ, जब हम बहुत तेजी से कसरत करते हैं तो हमारी मांसपेशियां बिना ऑक्सीजन के ऊर्जा बनाने लगती हैं। इसे एनारोबिक प्रोसेस कहते हैं। अच्छा। इस प्रक्रिया का एक बाय प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड, और यही हमें वो जलन और थकान महसूस कराता है। इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प पहलू स्रोतों में था रेड और व्हाइट मसल फाइबर्स का। ये क्या है? ये हमारे शरीर का हाइब्रिड इंजन है, कह सकते हैं। रेड फाइबर्स, जिन्हें स्लो ट्विच फाइबर्स भी कहते हैं, धीरज के लिए बने हैं। धीरज के लिए? हाँ, उनमें मायोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन स्टोर करता है, इसीलिए वो लाल दिखते हैं। वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके धीरे धीरे और लंबे समय तक ऊर्जा बनाते हैं। मैराथन धावकों में ये ज्यादा होते हैं। और व्हाइट फाइबर्स? व्हाइट फाइबर्स या फास्ट ट्विच फाइबर्स तेज धमाके वाली ताकत के लिए हैं। उनमें मायोग्लोबिन कम होता है। वे एनारोबिक प्रोसेस से बहुत तेजी से ऊर्जा बनाते हैं, लेकिन जल्दी थक भी जाते हैं। मतलब स्प्रिंटर्स में ये ज्यादा होते होंगे? बिल्कुल, स्प्रिंटर्स या वेट लिफ्टर्स में। ये एक तरह का विकासवादी चमत्कार है। हमारे पूर्वजों को लंबी दूरी तक शिकार का पीछा करने, मतलब रेड फाइबर्स, और अचानक किसी शिकारी से बचने के लिए तेजी से भागने, यानी व्हाइट फाइबर्स, दोनों की जरूरत थी। तो हमारे पास एक बेहतरीन इंजन है जो जरूरत के हिसाब से काम करता है। लेकिन एक इंजन को काम करने के लिए एक फ्रेम, एक चैसी की भी जरूरत होती है। यहाँ हमारे कंकाल की भूमिका आती है ना? बिल्कुल। मांसपेशियां सिर्फ खींच सकती हैं, धक्का नहीं दे सकती। उन्हें खींचने के लिए कुछ ठोस चाहिए। हमारा कंकाल, जो 206 हड्डियों का ढांचा है, वही चेसिस और लीवर्स का काम करता है। सही। इसे हम दो मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं, एक्सियल स्केलेटन, जो हमारे शरीर का केंद्रीय स्तंभ है, और एपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी हमारे हाथ पैर। तो एक्सियल स्केलेटन से शुरू करते हैं। जी। ये हमारे शरीर का कोर है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें 3 मुख्य संरचनाएं हैं। पहली है स्कल, यानी खोपड़ी, जो असल में कई हड्डियों का एक फ्यूज्ड हेलमेट है, जिसका एकमात्र काम हमारे दिमाग की सुरक्षा करना है। दूसरी है वर्टेब्रल कॉलम, यानी रीढ़ की हड्डी। ये सिर्फ एक सीधी रॉड नहीं, बल्कि कई छोटी छोटी हड्डियों, वर्टेब्रा की एक लचीली लेकिन मजबूत लड़ी है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को बचाती है। हाँ, और हमें झुकने मुड़ने की आजादी देती है। और तीसरा हिस्सा, छाती का पिंजरा, रिब केज। हाँ, रिब केज। ये हमारे दिल और फेफड़ों जैसे जरूरी अंगों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। दिलचस्प बात यह है कि ये पसलियां, रिब्स, पीछे रीढ़ की हड्डी से और आगे एक चपटी हड्डी, स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। अच्छा।
जिससे ये सांस लेने के दौरान फैल और सिकुड़ सकती हैं। ये एक मजबूत लेकिन लचीला डिजाइन है। और अपेंडिकुलर स्केलेटन वो हिस्से हैं जो असल में दुनिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमारे हाथ और पैर। सही कहा, ये वो लीवर्स हैं जिन्हें हमारी मांसपेशियां खींचकर हरकत पैदा करती हैं। हमारे हाथों और पैरों का डिजाइन उनके काम के हिसाब से बना है। मतलब हाथों की हड्डियां हमें चीजों को सटीकता से पकड़ने और इस्तेमाल करने की क्षमता देती हैं, जबकि पैरों की हड्डियां हमारे शरीर का वजन उठाने और चलने दौड़ने के लिए मजबूत बनी हैं। और यही हमें शरीर की सबसे लंबी हड्डी भी मिलती है। हाँ, फीमर, जांग की हड्डी, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, कान के अंदर। ये दिखाता है कि हमारा कंकाल कितने अलग अलग कामों के लिए बना है। और ये हाथ पैर हमारे एक्सियल स्केलेटन से कैसे जुड़ते हैं? कोई कनेक्शन तो होगा? गर्डल्स के जरिए। हमारे कंधे का पेक्टोरल गर्डल और कूल्हे का पेल्विक गर्डल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा। ये सॉकेट की तरह काम करते हैं जो हमारे अंगों को मजबूती से शरीर से जोड़ते भी हैं और उन्हें घूमने की आजादी भी देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास इंजन मतलब मांसपेशियां और फ्रेम यानी हड्डियां दोनों हैं। लेकिन एक कार बिना एक्सेल और बेरिंग के नहीं चल सकती। हमारे शरीर में ये काम कौन करता है? ये काम जॉइंट्स यानी जोड़ करते हैं। जॉइंट्स? हाँ, जोड़ वो जगह हैं जहां दो हड्डियां मिलती हैं। ये इस पूरी मशीनरी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं क्योंकि यहीं पर असल में हरकत होती है। बिना जोड़ों के हमारा कंकाल एक पत्थर की मूर्ति जैसा होता। स्रोतों में 3 तरह के जोड़ों का जिक्र है, लेकिन असल हरकत के लिए तो एक ही तरह का जोड़ सबसे जरूरी लगता है, सिनोवियल जॉइंट्स। हाँ बिल्कुल, फाइब्रस जॉइंट्स जैसे खोपड़ी में बिल्कुल नहीं हिलते और कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जैसे रीढ़ में बहुत कम हिलते हैं। लेकिन सिनोवियल जॉइंट्स हरकत के लिए ही बने हैं। इनकी खासियत यह है कि हड्डियों के सिरों पर चिकना कार्टिलेज होता है और उनके बीच एक सिनोवियल फ्लूइड से भरी थैली होती है। अच्छा, एक फ्लूइड होता है? हाँ, और ये तरल पदार्थ एक ग्रीस या लुब्रिकेंट की तरह काम करता है जो हड्डियों को बिना घिसे एक दूसरे पे आसानी से फिसलने देता है। और इनके भी अलग अलग डिजाइन होते हैं ना, अलग अलग तरह की हरकत के लिए? हाँ, और ये डिजाइन इंजीनियरिंग के बेहतरीन उदाहरण है। जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो हमारे कंधे और कूल्हे में है, ये हमें हाथ पैर को लगभग 360 डिग्री में घुमाने की आजादी देता है, जैसे गेंद फेंकने के लिए। बिल्कुल। फिर है हिंज जॉइंट, जैसा हमारे घुटने और कोहनी में है। ये एक दरवाजे के कब्जे की तरह सिर्फ एक दिशा में मुड़ने देता है, जो चलने या कुछ उठाने के लिए स्थिरता देता है। और गर्दन को ना में घुमाने के लिए उसके लिए कौन सा जॉइंट है? उसके लिए पिवट जॉइंट है, जो हमारी गर्दन की पहली 2 वर्टेब्रा के बीच होता है। यह एक धुरी पर घूमने जैसा है। अच्छा। फिर कलाई में ग्लाइडिंग जॉइंट्स हैं, जो छोटी छोटी हड्डियों को एक दूसरे पर फिसलने देते हैं। और हमारे अंगूठे में खास सैडल जॉइंट है, जो हमें चीजों को पकड़ने की वो अनोखी क्षमता देता है। ये अविश्वसनीय है कि ये सब हर दिन हर पल कितनी सहजता से काम करता है, जो हमें इस सवाल पर लाता है कि जब इस जटिल प्रणाली में कुछ गलत हो जाता है तो क्या होता है? इस चेन की सबसे कमजोर कड़ियां कहाँ हैं? समस्याएं किसी भी स्तर पर आ सकती हैं। अगर हम वापस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर जाएं, तो मायास्थेनिया ग्रेविस नाम की एक ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून? हाँ, इसमें शरीर का इम्यून सिस्टम खुद ही एसिटिलकोलिन के रिसेप्टर्स पर हमला कर देता है। नतीजा, दिमाग से भेजा गया सिग्नल मसल तक ठीक से पहुंच ही नहीं पाता। और उससे फिर भयंकर कमजोरी और थकान होती होगी। बहुत ज्यादा। और अगर समस्या मांसपेशियों के अंदर ही हो तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी आनुवंशिक बीमारी हो सकती है, जिसमें मांसपेशियां बनाने वाले प्रोटीन में गड़बड़ी की वजह से वो धीरे धीरे कमजोर होकर गलने लगती हैं। अच्छा। या फिर शरीर में कैल्शियम की कमी से टेटनी हो सकती है, जिसमें मांसपेशियों में अचानक तेज और दर्द भरी ऐंठन होने लगती है, क्योंकि वो ऑफ स्विच ठीक से काम नहीं कर रहा होता। और जोड़ों से जुड़ी समस्याएं तो बहुत आम हैं, जैसे आर्थराइटिस। बिल्कुल। आर्थराइटिस का सीधा मतलब है जोड़ों में सूजन। गाउट भी एक तरह का आर्थराइटिस है, जिसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल जोड़ों में जमा होकर तेज दर्द पैदा करते हैं। और एक और बड़ी समस्या है ऑस्टियोपोरोसिस, जो खासकर उम्र के साथ होती है। इसमें हड्डियां कैल्शियम खोने लगती हैं और खोखली और कमजोर हो जाती हैं, जिससे फ्रैक्चर का खतरा बहुत बढ़ जाता है। हाँ, एक मामूली गिरावट से भी। तो एक कदम आगे बढ़ाने के इरादे से शुरू हुआ हमारा सफर, एक न्यूरॉन के सिग्नल से होता हुआ, कैल्शियम के स्विच से, मायोसिन के लाखों हाथों की खींचतान से, हड्डियों के लीवर्स और जोड़ों के बेरिंग से गुजरकर पूरा हुआ
इस सब का सार क्या है? सार ये है कि हमारा शरीर सिर्फ हिस्सों का एक जोड़ नहीं है। ये एक पूरी तरह से एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड सिस्टम है। असली कमाल किसी एक हिस्से में नहीं, बल्कि इन सभी के बीच जो तालमेल है उसमें है। सही बात है। आणविक स्तर पर होने वाली एक रासायनिक क्रिया कैसे एक एथलीट की दौड़ में बदल जाती है, यही जीव विज्ञान का सबसे खूबसूरत पहलू है। असली प्रतिभा पुर्जों में नहीं, बल्कि उस ऑर्केस्ट्रा में है जो इन सभी पुर्जों को एक साथ बजाता है। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने रेड मतलब धीरज वाले और वाइट यानी ताकत वाले मसल फाइबर्स की बात की। ये हमारे अंदर एक हाइब्रिड इंजन की तरह है। इस पर सोचेगा, एक मैराथन धावक और एक 100 मीटर स्प्रिंटर दोनों अपने खेल के शिखर पर हैं। उनकी ट्रेनिंग उनकी मांसपेशियों में इन फाइबर्स के अनुपात को कैसे प्रभावित करती होगी? क्या ट्रेनिंग से हम एक तरह के फाइबर को दूसरे में बदल सकते हैं, या हम सिर्फ उसे बेहतर बना सकते हैं जो हमें कुदरत से मिला है?